नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज बजट 2022 प्रेजेंट हो चुका है, तो कौन से पॉइंट्स पर सरकार ने फोकस किया है, एज अ इंडिविजुअल हम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एज अ इन्वेस्टर हमें कौन से सेक्टर पर, कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कैपेक्स के बारे में बात करते हैं। कैपेक्स का जो टारगेट है एक्सपांड किया है 35.4% से 5.5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ कर दिया है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुश यहां पर हमें दिखाई पड़ता है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट के बारे में बात करें, कंट्री का जो एक्सपेंडिचर है एस्टिमेटेड है 39.45 लाख करोड़ FY23 में। रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स एस्टिमेटेड है 22.84 लाख करोड़। डेफिसिट के बारे में बात करें तो फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्ट किया जा रहा है जीडीपी का 6.4% रहेगा। डिजिटल एसेट से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नजर आता है। कोई भी इनकम अगर आपकी होती है वर्चुअल डिजिटल एसेट में, तो उस पर 30% का टैक्स लगने वाला है। यानी कि क्रिप्टो NFTs में अगर आप ट्रेड करते हैं 30% का टैक्स लगेगा। तो इससे पॉजिटिव साइड ये है कि गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को बैन नहीं किया। अगर टैक्स लगाया है तो उसका मतलब है कि फ्यूचर में भी इसे बैन करने के चांसेस ड्रास्टिकली रेड्यूस हो जाते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए 30% का टैक्स लगा दिया है। LTCG के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स तो नहीं बढ़ा है, जो सरचार्ज उस पर लगता है उसे कैप कर दिया है। किसी भी टाइप का एसेट हो 15% पर सरचार्ज को कैप कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। वो कुछ 25% था तो उसे 15% कर दिया है सरचार्ज। तो ये हमें पॉजिटिव सिचुएशन नज़र आती है। डिजिटल रुपी भी लॉन्च होने वाला है, तो ये भी अच्छी बात है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड होने वाला है, तो ये टेक्नोलॉजी भी हमें प्रमोट होती हुई नज़र आती है। तो ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव सिचुएशन है, डिजिटल इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। रेल नेटवर्क के बारे में बात करें तो एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत 2000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर कवच। तो ये भी हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव सिचुएशन दिखाई पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश आपको बेसिकली यहाँ पर दिखाई पड़ता है। वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में बात करें तो 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स भी बिल्ड होंगे ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो इसके बाद आपको IRCTC में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली। गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में बात करें तो इस मास्टर प्लान के 7 इंजन है: रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे इकोनॉमी में आपको एक बहुत बड़ा पुल देखने को मिलेगा। तो एक्सप्रेसवेज जो है वो 100 नेक्स्ट 3 सालों में हमें यहाँ पर 100 न्यू कार्गो टर्मिनल्स दिखने वाले हैं। नेशनल हाईवे नेटवर्क के बारे में बात करें तो वो 25,000 किलोमीटर में एक्सपांड होने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी गवर्नमेंट का हमेशा फोकस यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ही दिखाई पड़ता है, स्पेशली जो रोड नेटवर्क है उसे ये बेहतर करने की हमेशा कोशिश करते हैं। EV बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट यहाँ पर नज़र आता है। EV से रिलेटेड आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा दिखाई पड़ती थी, एक्सपेक्टेशंस भी थी। तो इस बजट में ये एक्सपेक्टेशन हमें पूरी होती हुई नजर आती है। EV बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ अपडेट्स नजर आते हैं। ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको एक पॉलिसी फ्रेम होती हुई नजर आएगी। इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स आपको बनते हुए नजर आएंगे, जिससे प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा यहाँ पर काम करने के लिए, इनोवेट करने के लिए। 5G रोल आउट के बारे में बात करें तो जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हैं वो 2022 में कंडक्ट होने वाले हैं टू फैसिलिटेट द रोल आउट ऑफ 5G मोबाइल सर्विसेज बाय प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज। तो यहाँ पर तो ऑफ कोर्स रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, इन सब के लिए पॉजिटिव सिचुएशन नज़र आती है। सोलर मॉड्यूल्स के बारे में बात करें to facilitate the domestic manufacturing of 280 gigawatts of installed solar energy capacity by 2030, गवर्नमेंट ने एक एडिशनल एलोकेशन किया है 19,500 करोड़ का अंडर द PLI स्कीम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स। तो ये जो भी सोलर में कंपनी कामकाज करती है, रीन्यूएबल एनर्जी में कामकाज करती है, उनके लिए पॉजिटिव बात है। जैसे कि अडानी है, ऑफकोर्स रिलायंस भी एंटर हो रहा है, SW सोलर है जिसे रिलायंस ने एक्वायर भी कर दिया है। तो आप ये बजट देख पाएंगे। कुछ की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जिसे ऑफकोर्स हमने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दिया है, वहां पर आप रेफर कर सकते हैं। इतने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इससे हमें ये तो क्लियरली पता चलता है एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या पार्टिसिपेंट आप कह सकते हैं, हमारे लिए ना कुछ पॉजिटिव है ना कुछ नेगेटिव है। एक्सपेक्ट किया था कि STT कम होगा,
तो कुछ लोगों ने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हैं वो 1 लाख तक ही एग्जेम्प्ट किया जाता है, 1 लाख से शायद 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, क्योंकि 1 लाख बहुत कम है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एसटीटी भी कम नहीं हुआ है, कुछ भी यहाँ पर आपको पॉजिटिव सिचुएशन एज ए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट नजर नहीं आती है, खास नेगेटिव भी नजर नहीं आता। अगर एज अ सिटीजन हम बात करें, एज अ एवरेज मिडिल क्लास पर्सन हम बात करें, तो यहाँ पर भी आपको कोई पॉजिटिव सिचुएशन नजर नहीं आती है। यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत से एनालिस्ट ये भी बता रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पर बजट को डाइसेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं सकता हूँ। तो जो दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि अभी फिलहाल इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन को अभी कंट्रोल करना वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। तो बजट उसी प्रकार से बनाया गया है, तो इसीलिए आपको कोई टैक्स में रिडक्शन नहीं हुआ है। जनरली जब भी टैक्स रिड्यूस किया जाता है तो हमारे पास पैसे बढ़ जाते हैं खर्चे करने के लिए, हम खर्चा करेंगे तो ऑफकोर्स वापस इन्फ्लेशन आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। उस हिसाब से कुछ पॉइंट्स ये बताए जा रहे हैं कि टैक्स इसीलिए रिड्यूस नहीं किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आपको पुश नजर आता है। तो ओवरऑल ये ग्रोथ वाला बजट रहा है। काफ़ी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने सारे स्टेट इलेक्शन हैं तो आपको ये पीपल्स बजट देखने को मिलेगा, टैक्स रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ये जो फोकस किया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर फोकस किया है और ग्रोथ पर फोकस किया है, तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है। इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सिर्फ यहाँ पर वोट पाने के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया, इकोनॉमी को ठीक से ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको डिसीजन नजर आता है और ग्रोथ वाला आपको ये बजट नजर आता है। तो ओवरऑल एक अच्छा बजट देखने को मिला, लेकिन डायरेक्टली आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यह जो भी यहाँ पर ये ग्रोथ वाली सिचुएशन आपको दिखाई पड़ती है, जिस भी सेक्टर पर आपको फोकस नजर आता है वहां पर निवेश करेंगे तो ही हमें यहाँ पर हम आपको कुछ बेनिफिट दे, हमें और आपको यहाँ पर कुछ बेनिफिट होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा फंबल हो रहा है, तो यहाँ पर कौन से सेक्टर है जहाँ पर हम फोकस कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फोकस में नजर आता है। चाहे पर रियल एस्टेट कंपनीज ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, सीमेंट कंपनीज हैं, मेटल कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज हैं इंफ्रा रिलेटेड है वहाँ पर आपको मेजर बेनिफिशियरी दिखाई पड़ेगा। सबसे बड़े बेनिफिशियरी हमें यही नज़र आते हैं। उसके अलावा जो हमेशा रहता ही है, जैसे कि सोलर पे भी आपको कुछ सालों से फोकस नज़र आता है, हाउसिंग पे हमेशा फोकस रहता है, तो ऐसे आप जो एनबीएफसीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उन पर भी फोकस रख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश वाला बजट ही रहा है। तो उस प्रकार से हम कहाँ पर निवेश कर सकते हैं? तो सबसे पहला स्टॉक जो मुझे नज़र आता है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। 16 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 27 का पीई रेशियो है, 2400 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स को ये फायदा उठा पाएगा। 5G में ये फायदा उठा पाएगा रिलायंस जियो के द्वारा। नेक्स्ट ये फायदा उठा पाएगा सोलर के रिलेटेड, सोलर भी यहाँ पर ये फायदा उठा पाएगा। ऑफकोर्स इन्होंने SW सोलर में भी स्टेक एक्वायर किया है। तो ये सारी सिचुएशन रिलायंस के लिए हमें फेवरेबल नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2800 के लेवल से स्टॉक में गिरावट हो चुकी है और फिलहाल ये स्टॉक 2400 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। ये जो पूरा जोन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह हमें नजर आता है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बजट तो कुछ भी आए, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, लेकिन एट लास्ट तो हमें कंपनीज में निवेश करना है। बजट पहले बहुत से आए हैं, बजट में कई बार कुछ कंपनी के लिए नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स ओवरऑल स्ट्रांग है, कई सालों से कंपनी काम कर रही है। सिर्फ बजट ओरिएंटेड ही नहीं, ऐसे भी आप स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे स्टॉक आपको दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। 42,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 82 का पी रेशियो है, 2168 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। जैसे कि मैंने कहा इंफ्रा पुश वाला ये बजट है, तो एस्ट्रल भी आपको उसी सेगमेंट में काम करता हुआ नजर आता है। और फिलहाल ये स्टॉक हमें अच्छे लेवल पर भी नजर आता है। 2500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट हुई है और फिलहाल ये स्टॉक 2200 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। देखिए ऊपर के लेवल से कोई खास प्राइस करेक्शन तो बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन पिछले तकरीबन 3-4-6 महीने से आपको ये टाइम करेक्शन में चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ है। इसका 2000 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। इसके ऊपर आपको कई बार कंसोलिडेशन देखने को मिला। जब भी स्टॉक में गिरावट होती है यहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो पहला एक्यूमुलेशन तो ऑफकोर्स आप यहां पर करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है।
तीसरा स्टॉक है JSW स्टील, 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 7 का PE रेशियो है, 654 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि 4% हमें भागता हुआ भी नजर आया। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इतनी अच्छी न्यूज़ आई है, कैपेक्स आपको 35% बढ़ता हुआ नजर आया, तो सारे मेटल स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले 6 स्टॉक में हमने 6 महीने से स्टॉक ने कुछ खास रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। 750 के लेवल से स्टॉक नीचे आकर हमें 650 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको एक फ्लैग टाइप का पैटर्न भी बनता हुआ नजर आता है। यहाँ पर ये तेज़ी आई और फिलहाल ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में टेक्निकली भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो JSW स्टील फिलहाल एक अच्छे लेवल पर है जहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। टाटा स्टील भी अच्छे लेवल पर है, लेकिन उसके रिजल्ट अब तक नहीं आए हैं, 4 फरवरी को आने वाले हैं, इसलिए वो मैंने फिलहाल के लिए इंक्लूड नहीं किया है। बाकी रिजल्ट्स के बाद उस पर भी आप उसको भी आप फोकस में रख सकते हैं, वो भी अच्छे लेवल पर नजर आता है। तो फिलहाल आप देख पाएंगे 600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। स्टॉक इसके नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत एक अच्छा बाउंस बैक आपको दिखाई पड़ता है। तो आप यहां पर स्टॉप लॉस के साथ भी काम कर सकते हैं। 600 के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 590 का स्टॉप लॉस यूज करने के बारे में सोच सकते हैं, और यहां पर एक पोजीशन इनिशिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो बजट देखने को मिला, ओके देखने को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से बात करें, ग्रोथ के बारे में बात करें, तो वहाँ पर बहुत अच्छी बात है, आपको एक अच्छा बजट देखने को मिला। लेकिन एज अ मिडिल क्लास पर्सन हम बात करें, एज अ सिटीजन हम बात करें, तो डायरेक्ट बेनिफिट हमें यहाँ पर नज़र नहीं आता, तो वहाँ पर एक डाउन साइड हमें दिखाई पड़ता है। तो दोनों को यहाँ पर एट लास्ट ओके बजट ही निकल कर आता है। तो यहाँ पर मार्केट आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिलहाल तो आज मार्केट में अपर साइड हमें तेज़ी देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें ओपन होती है। ऑफकोर्स एक ही दिन में कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकता कि किसको कितना फ़ायदा होगा और कौन कितना फ़ायदा उठा पाएगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट तो ये कह देती है कि भाई यहाँ पर ये करना है, इतना खर्चा यहाँ पर करना है, अभी कौन सी कंपनी सक्षम है सब कुछ उठाने के लिए, वो सब तो बाद में हमें पता चलता है। तो टाइम के साथ हमें सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती हुई नजर आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।